जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो ये वीडियो आज फिर मैं अपने आश्रम में पारोली सिकरवार जिला आगरा में फतेहाबाद कस्बे के पास पारोली सिकरवार में बैठ के बना रहा हूँ। तो कल आज मैंने एक समाचार पढ़ा कि कोचिंग नगरी है कोटा में, जहाँ देश भर से बच्चे वो डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नीट और जेईई की कोचिंग लेने के लिए पूरे देश से बच्चे आते हैं। तो वहाँ की जो सबसे मशहूर सबसे नामी कोचिंग है उसका नाम है एलन। तो कल एक समाचार आया कि एलन के 3 छात्रों ने एक ही दिन में जो है वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसी समाचार में मुझे ये पढ़ने को मिला कि इस साल मतलब 2022 में एलन के 20 से ज्यादा छात्रों ने ये आत्मघाती कदम उठाया है। तो ये जितनी भी कोचिंग नगरियां हैं हमारी कोटा जैसी, और ऐसी कोटा जैसी बहुत सारी कोचिंग नगरियां पनप रही हैं देश में, अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग कोचिंग नगरियां। तो इन कोचिंग नगरियों में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और एक ही दिन में यदि 3 बच्चे ये इतना ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठा लें तो ये वाकई पूरे देश पूरे समाज के लिए एक ये सोचने का विषय बन जाता है। और आखिर ये सब आखिर क्यों हो रहा है? ये हमारे हम अपने समाज के लेवल पे ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। हम एक बहुत बड़े लेवल पे हमारा कहीं फेलियर हो रहा है। आखिर हमारे बच्चों में ऐसा क्या स्ट्रेस हो गया? अच्छा, सबसे बड़ी मजेदार जो सबसे एक बड़ा दुखद पहलू इस घटना का यह है कि एक बच्चे की आयु 17 साल है, एक 18 साल है, एक की 19 साल है। 3 बच्चों ने एक ही दिन में, एक बच्चे ने शायद कोई जहरीले पदार्थ का सेवन किया है और 2 बच्चों ने अपने कमरे में एक ही पीजी में वो 2 स्टूडेंट्स रहते थे, एक 18 साल का, एक 19 साल का। दोनों बिहार के रहने वाले हैं। दोनों ऐसा बताया जाता है कि दे वर क्लोज फ्रेंड्स एंड इट लुक्स लाइक अ पैक्ट। उन दोनों ने आपस में बातचीत करके सलाह करके एक दूसरे से दोनों ने ये कदम उठाया है। ऐसा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कोटा के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया है कि हालांकि हम इसकी जांच कर रहे हैं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि दोनों ने आपसी बातचीत में सहमति से ये कदम उठाया है। और एक जो बच्चा है वो अलग है। इससे पहले इसी एलन इंस्टीट्यूट की एक बच्ची ने इस साल के प्रारंभ में यही ऐसा ही एक कदम उठाया था। उसके फादर, वो भी बिहार की थी, और वो बच्ची के फादर उसको लेने आए थे और वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे चूंकि लॉकडाउन है और अभी प्लीज नहीं समझ में आ रही। तो बच्चे उधम कर रहे हैं तो फादर लेने आए थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पे तुम अकेली रह रही हो और यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, 4-5 महीने घर चलो, वहीं घर से पढ़ाई कर लेना। तो मतलब बेटी और पिता में कोई डिस्प्यूट हुआ और फिर जब बेटी नहीं मानी, बेटी अपने पिता से लड़ने लगी, तो जो पिता थे वो उसका सामान लेके चले गए और पिता जो है पीजी से सामान लेके निकले और बेटी ने जो है 6ठी मंजिल से कूद गई। वो ये इस साल के प्रारंभिक शायद जनवरी महीने की घटना है। और ऐसे 20 स्टूडेंट्स तो सिर्फ एलन इंस्टीट्यूट के हैं जिन्होंने इस साल ये ऐसे कदम उठाए हैं। तो आखिर क्या कारण है भाई? आपके हमारे जो ये बच्चे हैं जो कोचिंग करने आ रहे हैं, इनमें ऐसी कौन सी हताशा निराशा आ गई? और क्या इस
परिस्थिति के लिए, क्या वो सिर्फ बच्चे ही जिम्मेवार हैं? इसमें कोचिंग का क्या रोल है? इसमें उन बच्चों के पेरेंट्स का क्या रोल है? मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो खुद पेशे से डॉक्टर हैं। तो ये आज से करीब 5-7 साल पुरानी बात है। तो वो ना, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप मैं अपने मित्रों में भी ना एज अ काउंसलर, एक सलाहकार के रूप में मेरी ख्याति है। तो उन्होंने कहा कि अजीत जी आप बताइए मुझे कि मेरा बच्चा अभी 5वीं क्लास में है और मैं उसकी पढ़ाई से यहाँ संतुष्ट नहीं हूँ। हालांकि वो शहर के सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता था, और अच्छा स्कूल है वो खराब स्कूल नहीं था। पर इनको लगता था कि वो और बेहतर उसको करना चाहिए, और चूंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, तो वो अपने बेटे को 5वीं क्लास के बाद 6ठी में किसी बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहते थे। अब इन ऐसे मामलों में मैं थोड़ा ना पुराने ख्यालात का हूँ, तो मैंने कहा अबे रहने दो यार, अपने पास रख के बच्चा पढ़ाओ, बहुत बढ़िया पढ़ रहा है वो, हॉस्टल में मत भेजो। महीने 2 महीने बाद फिर उन्होंने ये सवाल मुझसे किया, ऐसे किसी अन्य टॉपिक में चर्चा आ गई, मैंने उनको फिर मना किया। ये शायद घटना मैंने किसी अपने अन्य वीडियो में पहले भी सुनाई है। तो फिर 2-3 महीने बाद फिर चर्चा हुई ऐसे ही। तो मैंने कहा यार, इस आदमी का जो दिमाग में जो कीड़ा है ना, ये अभी मरा नहीं है, ये जिंदा है, और इसका, मैंने कहा इसको कायदे से इसका इलाज करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा हम तो के भोजपुरी में समझाएं। तो बोले हाँ। मैंने कहा का चाहत हुआ लइकवा गंडू हो जाए, हॉस्टल में भेजल चाहत हुआ। आप जानते हैं बच्चों के साथ हॉस्टल्स में कितना चाइल्ड अब्यूज होता है, आपको इस बात का एहसास है? मैंने सारी ज़िंदगी बच्चों के साथ ही काम किया है, मैंने इन बच्चों की समस्याओं को ही हैंडल किया है। मैंने कहा अपने बेचारे मासूम 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को मत भेजो भैया। मैंने कहा न तुम्हार लड़का डॉक्टर बनी, सरवा कंपाउंडर हुई। मैंने कहा अपने अस्पताल में होकर दवाई की दुकान खुलवा दिया, अपने अस्पताल में दवाई की दुकान खुलवा देना, नहीं बनेगा डॉक्टर। हाँ, मैंने कहा झोला छाप डॉक्टरी करा देना, पैरासीटामोल देता रहेगा किसी चट्टी पे बैठ के। अरे यार, क्यों बच्चे की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? मैंने कहा जब 10वीं 12वीं कर लेगा, जब थोड़ा सयाना हो जाएगा, तब बच्चे को हॉस्टल में भेजना। खैर उनके इतना खोल के, और बहुत सारी बातें मैंने खोल के समझाई जो आपको यहाँ यूट्यूब पर नहीं समझा रहा हूँ। तो साहब, बच्चों के साथ हॉस्टल में क्या कुछ होता है और किन किन पर, छोटे बच्चों के साथ। अच्छा, जब यही बच्चे बड़े होके भी जब हॉस्टल में जाते हैं तो सब कुछ सही नहीं होता है। जब तो अगर तो सामान्य स्कूल के सामान्य हॉस्टल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जहां परफॉर्म करने का प्रेशर नहीं है, वहां तो इतनी बड़ी समस्या नहीं आती। पर जहां आईआईटी, नीट, जेईई और ऐसे ये है, ये जो आईएएस पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स जाते हैं, ये बहुत भयंकर प्रेशर में जी रहे होते हैं। परफॉर्म न कर पाने का प्रेशर, अपने सहपाठियों से पीछे छूट जाने का प्रेशर। तो वही उन्हीं डॉक्टर साहब की जो जिस बच्चे की ये मुझसे बात करते थे, उससे एक बड़ी बहन भी थी। तो आज से मुझे याद है 3-3.5 साल पुरानी बात है, उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि वो सोच रहा हूं कि बिटिया को कोटा भेज दूं कोचिंग के लिए। मैंने कहा नहीं, हरगिज नहीं, भूल के भी नहीं। कहते वो उसकी पढ़ाई है, वो बनारस में रह के वो कोचिंग करती थी। मैंने कहा बनारस में क्या दिक्कत आ रही है? कहते जहाँ हम रहते हैं वहाँ से जो है कोचिंग जो है इतनी दूर है, ट्रैफिक में से 1.5 घंटा जाने में लग जाता है, या वह। मैंने कहा अपना फ्लैट किराए पे दे दो, भाड़ा पे दे दो, ताला लगा दो, साले को बेच दो, जहाँ कोचिंग है तुम्हारी बेटी की वहां नजदीक भाड़े पे रह लो 2 साल, कुछ नहीं होगा। परंतु अपने पास रह के बच्ची को पढ़ाओ। मैंने कहा ऐसा कोटा में से कौन से सुर्ख आपके पर लगे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, वहां पे कोटा के प्रोज एंड कॉन्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा यदि आपको लगता है कि कोटा भेजे बिना आपकी लड़की डॉक्टर नहीं बनेगी, तो ऐसी परिस्थिति में फिर वो अकेली नहीं जाएगी वहां, उसकी माँ और छोटा भाई 10th में था शायद उस वक्त, जब वो बड़ी बिटिया 12th में थी। तो मैंने कहा अगर कोटा ही भेजना है तो फिर माँ और दोनों बच्चे
कोटा जाएंगे, वहां पे एक फ्लैट किराए पे लेके आप तीनों को वहां भेजिए, आप साल 2 साल यहां अकेले रहिए। रानी जी आ गई हैं, सब ये रानी हैं, इनसे भी पहले आप मिल लीजिए। हेलो बोल दो। ये हमारे आश्रम में इनकी भी एक स्टोरी है, सुनाऊंगा। अभी कहीं से मरा हुआ जानवर खा के आई है। अभी जब मैं अपना कैमरा सेट कर रहा था ना, तो रानी जी आई और मुंह पे पूरा खून वून लपेटे हुए थी। तो अभी तो हाँ, अभी भी है पूरा लव एकदम। डिस्कवरी चैनल में शेर जो जब शिकार मार के खा के आते हैं, वो फोटो देखिए ना, पूरा मुंह लाल होता है। अभी रानी का पूरा मुंह वैसे ही लाल है। 4 बच्चे इनके बहुत मोटे तंदुरुस्त हैं। तो रानी की स्टोरी अगले अगले उसमें बताऊंगा। खैर साहब, कहाँ बात चल रही थी यार, मैं तो बात भी भूल गया। हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि यदि बच्ची को कोटा भेजना ही है तो शी शुड हैव अ सपोर्ट सिस्टम देयर। वो अकेली वहां नहीं जाएगी। पहली बात तो माँ को भेजो, साथ में छोटे भाई को भेजो, और वहां वो किसी पीजी में नहीं रहेगी। माँ साथ रहेगी तो उनको बना के खिलाएगी, भाई बहन दोनों साथ रहेंगे। तो फैमिली का एक सपोर्ट सिस्टम होता है। बच्ची अगर स्ट्रेस में है, उसको किसी प्रकार का मानसिक तनाव है, परफॉर्म न कर पाने का यदि कोई मानसिक प्रेशर ले रही है, तो वो प्रेशर रिलीज करने का उस वक्त उसको सहारा देने का एक सिस्टम होना चाहिए। खैर साहब, वो डॉक्टर साहब को मेरी, ये डॉक्टर साहब भी ये वीडियो देखते हैं मेरे रेगुलर, वो कमेंट में आपको मेरी इस बात पे कुछ कमेंट करेंगे। तो उनको मेरी बात समझ में आ गई और उन्होंने फिर अपनी बच्ची को कोटा नहीं भेजा। उस बच्ची ने बनारस में अपने उसी फ्लैट में रह के पढ़ाई की, और बहुत अच्छी पढ़ाई की, और आज वो एक मेरठ के एक कॉलेज पे एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। फर्स्ट ईयर हो गया शायद, इस साल अभी उसका सेकंड ईयर शुरू हो गया। तो साहब, ये बच्चे जो कोटा जैसी कोचिंग नगरी में जाके पढ़ते हैं ना, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो ये कोचिंग्स के मकड़ जाल में फंस जाते हैं, और कोचिंग्स अपना धंधा चमकाने के लिए, अगर उनके पास 100 स्टूडेंट्स हैं तो उनको पता है कि 100 में 2 4 5 10 ही सिलेक्ट होंगे। तो 90% उनके लिए गिनी पिग्स हैं उनकी प्रयोगशाला के। वो उन 90% छात्रों को कुचल के, उनको मार के, उनकी डेड बॉडीज के ऊपर चढ़ा के उन 10 बच्चों को सफल कराते हैं। ये कैसे कराते हैं, आप बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, मैं इस पे आगे भी चर्चा करूंगा कि उनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है। और जब कोचिंग नगरी का बच्चा जो कि अकेले पीजी में रहता है, जिसके पेरेंट्स का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, सोसाइटी का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जब वो स्ट्रेस में आता है, जब वो उसको तनाव होने लगता है, परफॉर्म न कर पाने के जब वो प्रेशर में आता है, तो उस वक्त जो सहयोग, जो परिवार का जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो उसके सारे उन स्ट्रेसेस को, उस टेंशन्स को रिलीज करता है, जब वो रिलीज उसको नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे बच्चा इतना डिप्रेस हो जाता है कि फिर वो ऐसे आत्मघाती कदम उठाता है, जैसा कि एलन इंस्टीट्यूट के उन 3 बच्चों ने उठाया। तो यदि आप अपने बच्चे को, या आपका कोई परिचित दोस्त मित्र रिश्तेदार अपने किसी बच्चे को ऐसी किसी कोचिंग नगरी में भेजना चाहता है, तो भैया सबसे पहले तो कोशिश करो कि आपकी निगाह के सामने, आपके घर में ही किसी तरह वो बच्चा पढ़ ले। अगर भैया कोटा जैसी कोचिंग नगरी में भेजना ही है, तो अकेले मत भेजिए, खुद जाइए। हमारे एक दोस्त रहे शाकेंद्र सिंह जी, वो पहले शायद पोलैंड में कहीं रहते थे, और वो उधर किच्छा, वो पंतनगर साइड कहीं के रहने वाले हैं। उनका बेटा कोटा गया था कोचिंग लेने, तो मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को शिफ्ट कर दिया, तो वो अकेले रहते 2 साल पंतनगर में। उनकी वाइफ, उनके दोनों बच्चे कोटा में जाके रहे थे। अगर जाना है तो पूरी फैमिली को भेजिए, आप अकेले रह लीजिए अपने बिजनेस पे, पर बच्चों की माँ को बच्चे के साथ भेजिए, और उनको सिखा पढ़ा समझा के भेजिए कि देखो, अगर बच्चा वहां जा रहा है तो अच्छा, एक ऐसी फील्ड में आप बच्चे को घुसा रहे हैं जहां सक्सेस रेट हार्डली 1 या 2%, 3% होता है।
पता नहीं 14, 15, 12 लाख स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे एग्जाम्स दिया करते हैं, जिसमें से मुश्किल से 10, 20 हज़ार, 30 हज़ार सीटें होती हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस में। वो जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं उसमें तो मात्र 1000 सीट होती हैं, लाखों स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को रियलाइज कीजिए कि आप एक ऐसी फील्ड में अपने बच्चे को घुसेड़ रहे हैं जहां फेलियर की जो संभावना है वो 95% है। 95% चांसेस है कि आपका बच्चा सफल नहीं होगा। तो सबसे पहले भैया सक्सेस से पहले फेलियर को कैसे हैंडल करना, सबसे पहले तो अपने बच्चे को, अपने परिवार को आप खुद ये सीखिए कि आप अपने बच्चे के फेलियर को कैसे हैंडल करेंगे। उसके बाद अपने बच्चे को ये समझाइए कि ये जो जिस रास्ते पे तुम चलने जा रहे हो ये ऐसा रास्ता है, इसमें ऐसे ऐसे टेंशन स्ट्रेस होंगे, ऐसे ऐसे तनाव आएंगे तुम्हें। और कुछ तनाव तो ये कोचिंग्स जो है ना जानबूझ के क्रिएट करती हैं, जानबूझ के बच्चे को तनाव में लेके आया जाता है बाय प्लान, मतलब पूरा बाय डिजाइन। उनका पूरा सिस्टम ही ऐसे डिजाइंड है कि 90% बच्चे तनाव में रहें। 90% बच्चों को ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं उन 10% को सक्सेस दिलाने के लिए ये बड़ी कोचिंग्स। तो आपका बच्चा उस कोचिंग में उन 10% सफल बच्चों का ईंधन तो नहीं बनने जा रहा, इनको जला के तो नहीं उनको आंच दी जा रही। इसकी व्यवस्था कीजिए। ये कोचिंग्स के बारे में मैंने थोड़ा सा जानने की कोशिश की है। ये जितनी कोचिंग्स होती है ना, जो तो बहुत नामी कोचिंग्स है वो तो एक एंट्रेंस एग्जाम लेती है। कुछ जो थोड़ी कम नामी होती है जिनको कम एडमिशन मिलता है, वो क्या करती हैं कि आपका बच्चा अगर एवरेज भी है, बिलो एवरेज भी है, तो उसका एक एंट्रेंस लेंगे और आपको बताओ अरे रे रे आपका बच्चा तो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है जी, आइंस्टीन मरा तो आप ही के घर में पैदा हुआ है जी, अरे इससे ज्यादा इंटेलिजेंट तो धरती में है ही नहीं, ये तो जी इंजीनियरिंग में टॉप करेगा जी, ये तो एम्स में डॉक्टर बनेगा, मेडिकल में आपका बच्चा तो डॉक्टर बना बनाया पैदा हुआ है। एडमिशन ले लेंगे, पहले 3 महीने उसको बहुत जी बहुत इंटेलिजेंट, अरे आपका बच्चा तो बहुत अच्छा। फिर जानबूझ के उसके ऐसे टेस्ट लिए जाएंगे जिसमें वो उसके नंबर धीरे 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 कम होने शुरू हो जाएंगे। पहले अगर वो 100 में 90 लेता था, फिर अब 80-70 ले लगेगा, और फिर जब एग्जाम के सिर्फ 3 महीने रह जाएंगे तो जानबूझ के उसको 30-40% पे ले आएंगे। वो ये कहते हैं कि अब इसलिए ऐसा करते हैं कि बच्चे कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, थोड़ी सी लापरवाही करने लगते हैं, तो वो लापरवाही ना करें, थोड़ी ज्यादा मेहनत करें, तो जब हम उसको 40-50-60% पे ले आते हैं तो वो मेहनत करके थोड़ी सी और प्रयास करके वो इनफैक्ट वो होता 70-80 का स्टूडेंट है, 70-80% का, पर उसको वो जानबूझ के 60%, 50% पे ले आते हैं, ऐसा बताया गया है। जो लोग उसके भुक्तभोगी हैं वो ज्यादा मुझसे बेहतर पक्का जानते होंगे, क्योंकि ये मेरे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस नहीं है, मैं सुनी सुनाई बातें कर रहा हूँ। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है और वो ऐसे स्ट्रेसेस में तो नहीं है, इस प्रकार का उसको स्ट्रेस तो नहीं दिया जा रहा कोचिंग के द्वारा जानबूझ के, और उसके बाकी फ्रेंड्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा। अच्छा, जब फैमिली साथ रहती है तो माँ देख लेती है कि मेरा बेटा उदास है, माँ तो माँ होती है ना, तो माँ उसको सलाह देती है। तो ऐसे बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत होती है, तो वो आधी काउंसलिंग तो माँ ही घर पे कर देती है। अगर माँ समझदार है तो अपने बच्चे के जो स्ट्रेस के जो सिग्नल उनकी उसको जो डिप्रेशन के जो वो प्रारंभिक लक्षण दे रहा होता है, ये उसको समझाने की ज़रूरत है, तो आप यू कैन गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प। पर अगर आपका बच्चा एक अकेले कहीं पीजी में बैठ के पढ़ रहा है, अच्छा बहुत सारे बच्चों को जो गरीब घरों से जाते हैं उनको सबसे बड़ा स्ट्रेस पता है क्या होता है कि हाय मेरा गरीब बाप बेचारा इतनी मेहनत से इतनी कर्जे करके जमीनें बेच के फसलें बेच के खुद एक टाइम रोटी खा के मुझे ये कोचिंग करा रहा है, और मैं तो उसकी आशाओं के अनुरूप परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जितनी मेहनत मुझे करनी चाहिए मैं कर नहीं पा रहा। और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारे बच्चों के वहाँ अफेयर्स हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं। किसी लड़की से उसकी यारी दोस्ती हो गई है, यारों दोस्तों के साथ सिनेमा देखने जा रहा है, स्ट्रेस के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पढ़ बिल्कुल टेबल पे कुर्सी पे बैठने का मन ही नहीं करता है।
तो ऐसे में फिर बच्चा ना अपराध बोध में जीने लगता है कि हाय मैं अपने गरीब बाप के पैसे का सदुपयोग नहीं कर पा रहा हूँ, हाय मैं अपने बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरी एक बड़ी बहुत फेमस वीडियो है, वो बलिया के सौरभ सिंह वाली, आपने देखी, बहुत वायरल भी थी वो, पिछले साल मैंने बनाई थी। उसमें क्या हुआ था, सौरभ सिंह वही कोटा में कोचिंग नगरी में बाप ने 54% का स्टूडेंट था, उसको वहाँ कोचिंग करने भेज दिया, वहां जाके वो परफॉर्म नहीं कर पाया। अब क्या मुंह लेके अपने बाप के पास जाए बलिया में, तो उसने एक फर्जीवाड़ा कर दिया कि मैंने तो नासा का पता नहीं कौन सा टेस्ट पास कर लिया। फिर वो एक बहुत बड़ा, आप वो देखिएगा सौरभ सिंह की मेरी एक वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो साहब अगर आपका बच्चा ऐसी किसी कोचिंग नगरी में जा रहा है तो सावधान हो जाइए, कहीं आप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाते बनाते बच्चे से हाथ तो नहीं धो बैठोगे, ये सोच लो पेरेंट्स। और दूसरी चीज, हमारी जो इंडियन मिडिल क्लास है ना, इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको पता नहीं घुट्टी में घोल के पिला दिया गया है कि इस समाज में सफलता का माने या तो सिर्फ आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, और नहीं तो फिर सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी और डॉक्टर इंजीनियर, इसके अलावा कोई चौथा प्रोफेशन तो है ही नहीं। अरे भैया जमाना बदल गया, लोग टिकटॉक पे वीडियो बना के, रील्स और शॉर्ट्स बना के लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। पिछले 10 सालों में दुनिया बदल चुकी है। आपके बच्चे को आप मौका दीजिए, वो बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर सकता है। उसको जबरदस्ती डंडे से हाँक के जबरदस्ती उसको किल करके उसको डॉक्टर बनाने की, इंजीनियर बनाने की, ये जो आपकी जो फालतू की जो महत्वाकांक्षा है ना पेरेंट्स की, उसमें आप अपने बच्चों को किल कर रहे हैं, मार रहे हैं। इसलिए ये पेरेंट्स के लिए वेकअप कॉल है। ये जो 3 बच्चों ने ये जो कदम उठाया है, ये पेरेंट्स के लिए एक वेकअप कॉल है। अगर आप पेरेंट हैं, अगर आप अपने आपका कोई बच्चा या आपके अड़ोस पड़ोस का आपका कोई दोस्त मित्र का बच्चा है, तो नाउ इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू, द फैमिली, द पेरेंट्स एंड द सोसाइटी, कि अपने बच्चों को बचाइए। ये हमारा कर्तव्य है। इस विषय पे आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसी विषय में फिर से कभी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। कभी क्या मिलते हैं, कल ही मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।